गुड मॉर्निंग माय प्रिय छात्र एवं छात्राओं। बेटा 9 लेक्चर आपको मिल चुके हैं अभी तक और उसके नोट्स भी आपको मिल चुके हैं ग्रुप में। ठीक, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। आज बेटा ये 10वां लेक्चर आपका है। आज हम आपको बताएंगे मेढक और कबूतर के बारे में। आज आपको हम मेढक और कबूतर के बारे में बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उसके पहले हम लोग एक चीज़ आप देखेंगे बेटा, एग्ज़ाम आज 12 तारीख आपका है। ठीक, आज 12 तारीख हो गई बेटा, आपके परीक्षा सिर्फ और सिर्फ 6 दिन है। ठीक, अब इस समय जो आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए, तो बेटा अब तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय, पहले तुम्हें पूरी एग्रीकल्चर याद करनी चाहिए। पहले तुम्हें पूरी एग्रीकल्चर याद करनी चाहिए, जिससे बेटा 60-65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर में सारे विषय बिल्कुल रट मारो एक तरफ से। ठीक, ये आसान भी होती है, ये आसानी से याद हो जाएगी। बेटा आपको लगे मेरी एग्रीकल्चर याद हो गई है, तो उसके बाद आप बायोलॉजी याद करो, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी है। ठीक, तो सर्वप्रथम आप लोग इस समय क्या पढ़ोगे? इस 6 दिन में ज़्यादातर एग्रीकल्चर पढ़ोगे, फिर आप बेटा क्या पढ़ोगे? बायोलॉजी पढ़ोगे। ठीक, लगभग ये दोनों पोर्शन मिला के 110 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद बेटा आप फिर जब आपको लगे कि हमारी बायोलॉजी एग्रीकल्चर तैयार हो गई है, तो बेटा आप केमिस्ट्री की तरफ फोकस करो, रसायन विज्ञान पढ़ो। और जब आपको लगे कि मेरा रसायन विज्ञान भी तैयार है, तब बेटा आप पढ़ना फिजिक्स की तरफ। और आपको लगे कि मेरी फिजिक्स भी तैयार है, तो बेटा फिर क्या पढ़ोगे? मैथ। इसका मतलब क्योंकि बेटा फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ये सब बाबू थोड़ी चीज़ें टफ होती हैं, आसान नहीं होती। ठीक, अगर आपको नहीं आता तो ये बेटा इतने जल्दी 4 दिन में आएगी भी नहीं, और फिर अपना समय महत्वपूर्ण बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। तो इस समय ज़्यादा फोकस देना है, एग्रीकल्चर पे पूरा रट लेना है, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि बायोलॉजी से बेटा 50 क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्शन के लिए तो मेन एग्रीकल्चर और बायोलॉजी ही जिम्मेदार होती है। अगर एग्रीकल्चर बायोलॉजी आपने कर लिया तो बेटा सिलेक्शन आपका किसी न किसी विश्वविद्यालय में हो जाएगा। ठीक, और एग्रीकल्चर पहले पढ़ना बेटा, फिर आप पूरी बायो याद कर लेना। बायो याद हो गई, फिर उसके बाद बेटा क्या पढ़ोगे? रसायन विज्ञान पढ़ोगे, फिर आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिर आप मैथ पढ़ोगे। ठीक, और जीएस के लिए जो मंथली पत्रिकाएं आती हैं, उससे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये सब पढ़ लेना। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये पढ़ने का तरीका है। ऐसा नहीं बेटा कि आप एक चैप्टर लेके बैठ गए। जैसे आप सस्य विज्ञान पढ़ रहे हो, सस्य विज्ञान में आपने गेहूँ खोला तो सुबह से शाम गेहूँ पढ़ते पढ़ते हो गया। इस प्रकार की पढ़ाई नहीं चाहिए बेटा। अब अगर सस्य विज्ञान आपने पढ़ना शुरू किया तो सस्य विज्ञान 1 घंटे के अंदर पूरी सस्य विज्ञान ख़त्म होनी चाहिए। मतलब अब आपको रटना नहीं है, चीज़ों को बार बार देखना है। जितनी बार आपकी नज़रें देखेंगी वो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। और बेटा जब वहाँ पे पेपर होगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो आपके दिमाग में ज़रूर क्लिक होगा कि ये सस्य विज्ञान में इस अध्याय का क्वेश्चन है। तो अब स्पीड से पढ़ना है, एक क्वेश्चन को लेके नहीं चलना है बेटा। ठीक, आइए बात करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पिछले लेक्चर में बेटा चूहे का दंत सूत्र गलत हो गया था। मैंने गलत लिख दिया था चूहे का दंत सूत्र। तो बेटा जो चूहा होता है उसका दंत सूत्र होता है 1003/1003। चूहे का दंत सूत्र क्या होता है? 1003/1003। ये याद रखना, ये पिछले चैप्टर में ये गलत हो गया था बाबू। क्या गलत हो गया था? कि चूहे का दंत सूत्र क्या होता है? 1003/1003। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चूहे का दंत सूत्र। खरगोश का दंत सूत्र क्या होता है? 20-33/10-23। खरगोश का दंत सूत्र क्या होगा? 20-33/10-23। चूहे का क्या होगा? 1033/1033 या 1003/1003। उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे मेढक की। किसकी? मेढक की। मेढक महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राना टिग्रीना होता है मेढक का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद बाबू दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेढक होता है इसका लार्वा का नाम टैडपोल है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेढक का जो लार्वा होता है उसे क्या बोलते हैं? टैडपोल। बाबू मेढक
मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? राना ट्रिग्रिना होगा, कॉमन हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। और मेढक का लार्वा क्या होगा? टैडपोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। मेढक में दो निष्क्रियता होती है बेटा। एक निष्क्रियता होती है जिसको शीत निष्क्रियता कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? शीत निष्क्रियता कहते हैं बेटा। इसको शीत निष्क्रियता को बोलते हैं हाइबरनेशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेढक में शीत निष्क्रियता को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। और फिर पूछा जाता है बाबू मेढक में ग्रीष्म निष्क्रियता को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शीत निष्क्रियता क्या होती है, ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होती है। शीत निष्क्रियता क्या होगी बेटा? हाइबरनेशन। ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होगी? एस्टिवेशन होता है। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? राना टिग्रिना। मेढक का लार्वा क्या होगा? टोड होगा। शीत निष्क्रियता को क्या बोलोगे? शीत निष्क्रियता को क्या बोलोगे बेटा? हाइबरनेशन। और ग्रीष्म निष्क्रियता को क्या बोलोगे? एस्टिवेशन। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है मेढक मांसाहारी होता है। मेढक मांसाहारी होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेढक मांसाहारी होता है, लेकिन बेटा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि मेढक का लार्वा जो टैडपोल होता है ये शाकाहारी होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या होगा बाबू? मेढक का लार्वा क्या होगा? शाकाहारी। आप लोग देखते होंगे मेढक क्या खाता है? कीड़े मकोड़े खाता है। तो मेढक तो मांसाहारी होता है बेटा। मेढक तो मांसाहारी होगा, लेकिन उसका लार्वा क्या होता है? शाकाहारी होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेढक का लार्वा का क्या बोलोगे? टैडपोल बोलते हैं मेढक के लार्वा को। मेढक के लार्वा को क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं मेढक के लार्वा को। ठीक है बेटा। तो मेढक के लार्वा का क्या बोलोगे? टैडपोल। और ये बेटा ये कैसा होता है? शाकाहारी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मेढक तो मांसाहारी होगा, लेकिन इसका लार्वा कैसा होता है? शाकाहारी होता है। दूसरी खास बात, मेढक का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। मेढक का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है बेटा? यूरिया। जो मेढक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बेटा ये है कि मेढक में तीनों प्रकार के श्वसन पाए जाते हैं। फेफड़ा द्वारा श्वसन, क्लोम्स द्वारा त्वचन, क्लोम को गिल्स बोलते हैं। और तीसरा बेटा गीली त्वचा द्वारा श्वसन। गीली त्वचा द्वारा श्वसन, फेफड़ा द्वारा श्वसन, गिल्स या क्लोम द्वारा श्वसन। तीनों प्रकार के, या आप बोल सकते हो कि जितने प्रकार का श्वसन होता है सब किस में पाया जाता है? मेढक में पाया जाता है। ठीक। तो तीनों प्रकार का श्वसन त्वचा द्वारा, फेफड़े द्वारा और गिल्स या क्लोम द्वारा, तीनों प्रकार का श्वसन किसमें पाया जाता है? मेढक में पाया जाता है। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। इसे बेटा आप याद रखोगे। ठीक। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है। जो मेढक होता है इसमें 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि मेढक में क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं? तो बेटा होती हैं 10 जोड़ी। कितनी जोड़ी होती हैं? 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाएंगी। किसमें? मेढक में। ये 2-3 साल पहले एग्जाम में पूछा गया था। इस साल भी पूछे जाने की संभावना है कि मेढक में क्रेनियल नर्व कितनी होंगी? 10 पेयर या 10 जोड़ी। ठीक। उसके बाद बाबू एक मेढक है जिसका नाम है हाइला। क्या है बाबू? हाइला। कौन सा मेढक है? हाइला। और एक मेढक या एक उभयचर ऐसा है जिनमें पैर नहीं पाए जाते हैं, उसका नाम है इक्थियोफिस। क्या नाम है? इक्थियोफिस। इसमें पैर नहीं पाए जाते। इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं पक्षी की या कबूतर की। हम लोग बात करते हैं पक्षी या कबूतर की। तो आप जानते हैं कबूतर एक प्रकार की पक्षी होती है और पक्षी के अध्ययन को आर्थीनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षी के अध्ययन को आर्थीनोलॉजी कहते हैं। आर्थीनोलॉजी के पिता सलीम अली खान हैं। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्थीनोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आर्थीनोलॉजी बोलते हैं। और पक्षियों के पिता या आर्थीनोलॉजी के पिता कौन है? सलीम अली खान। ठीक।
इसके बाद ये जो कबूतर होता है बाबू, इसका वैज्ञानिक नाम होता है कोलंबिया लीबिया। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कोलंबिया लीबिया होता है। किसका वैज्ञानिक नाम? कबूतर का। ध्यान देना बेटा, ये जो कबूतर होता है इसके बॉडी का टेम्परेचर 43.3 डिग्री सेल्सियस होता है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबूतर के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 43.3 डिग्री, 43.3 डिग्री ये उसका तापमान होता है। उसके बाद बेटा जो कबूतर होता है या जो पक्षियाँ होती हैं, इनमें हड्डी खोखली होती है। जो पक्षियाँ होती हैं या जो कबूतर होते हैं, इनकी हड्डियाँ बेटा कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें उड़ना होता है और खोखली हड्डियों को क्या कहते हैं? न्यूमैटिक हड्डी। क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक हड्डी। एग्जाम में पूछा गया है कि कबूतर में या पक्षियों में की खोखली हड्डी को क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन। कौन सा बोन? न्यूमैटिक बोन बोलते हैं बेटा। और देखो, पक्षी को उड़ना होता है, अगर उसकी हड्डी भारी होगी तो उड़ नहीं पाएगी। इस वजह से भगवान ने उसकी हड्डी कैसी बनाई? खोखली। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो पक्षियों की हड्डी या कबूतर की हड्डी कैसी होगी? खोखली होगी, जिसको न्यूमैटिक हड्डी बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बाबू आता है, सबसे महत्वपूर्ण जो कबूतर का क्वेश्चन है वो है, कबूतर में एक विशेष ग्रंथ पाई जाती है जिसका नाम है प्रीन ग्रंथ। क्या नाम है? प्रीन ग्रंथ। कबूतर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथ पाई जाती है जिसका नाम प्रीन ग्रंथ। और बेटा प्रीन ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? कबूतर के पूंछ पर। ये इंपॉर्टेंट है। पक्षियों के पूंछ पर पाई जाने वाली ग्रंथ या कबूतर के पूंछ पर पाई जाने वाली ग्रंथ को क्या बोलते हैं? प्रीन ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीन ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है बाबू। सामान्यतः जो पक्षियाँ होती हैं इनमें दांत नहीं पाया जाता है। पक्षियों में दांत नहीं पाया जाता है, लेकिन बेटा एक पक्षी अपवाद है जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामान्यतः पक्षियों में दांत नहीं पाया जाता, तो पाया क्या जाएगा बेटा? एक ऐसी पक्षी है जिसमें दांत पाया जाता है, जो अब विलुप्त हो चुकी है, उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स ऐसी पक्षी जिसमें क्या पाया जाता है? दांत पाया जाता है, और पक्षियों में दांत पाया नहीं जाता। ठीक, इसके बाद जो पक्षियाँ होती हैं इनमें कशेरुक हेट्रोसीलस होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेट्रोसीलस कशेरुक किसमें पाए जाते हैं? पक्षियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पक्षियों में पाए जाते हैं। कैसे कशेरुक? हेट्रोसीलस। पक्षी में ध्यान देना है बेटा। कबूतर को कोलंबिया लीबिया बोलते हैं। पक्षी के अध्ययन को आर्थिनोलॉजी कहते हैं। आर्थिनोलॉजी के पिता सलीम अली खान होते हैं। ठीक, पक्षियों के हड्डी खोखले होते हैं। पक्षियों के हड्डी खोखले होते हैं जिससे आराम से उड़ सकें, और इसको बोलते हैं न्यूमैटिक हड्डी। पक्षियों के पूंछ पर प्रीन ग्रंथ पाई जाती है। प्रीन ग्रंथ पाई जाती है पक्षियों के पूंछ पर। और बेटा ग्रीन ग्रंथ या हरी ग्रंथ क्रस्टेशिया वर्ग में होता था, उत्सर्जन होता था उससे। और ये है प्रीन ग्रंथ, वो थी ग्रीन ग्रंथ। प्रीन ग्रंथ पक्षियों के पूंछ पर पाई जाएगी, और ग्रीन ग्रंथ या हरी ग्रंथ क्रस्टेशिया वर्ग में होता था, उसका कार्य होता था उत्सर्जन। ठीक, जो कशेरुक होंगे हेट्रोसीलस कशेरुक पक्षियों में पाए जाते हैं। इसके बाद बेटा कबूतर का तापमान कितना होता था? 43.3 डिग्री सेल्सियस। कबूतर जो होता है इसके शरीर में पर पाए जाते हैं। उसके शरीर में क्या पाए जाते हैं? पर। तो बेटा जो उड़ने वाले पंख होते हैं उनमें, उड़ने वाले पंख में 23 पर पाए जाते हैं। कितने पर पाए जाते हैं? 23 पर पाए जाते हैं। एक एग्जाम में पूछा गया है उड़ने वाले पंख में कितने पर पाए जाते हैं? 23 पर पाए जाते हैं। और ध्यान देना बेटा, एक पर है पक्षी में जिसका नाम है कंटूर पर। एक पर है पक्षी में जिसका नाम है कंटूर पर। ये बाबू क्या करता है? कबूतर के दिशा निर्देश को बताता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कबूतर में दिशा निर्देश को कौन बताता है? तो बेटा ये जो कंटूर पर होता है पक्षियों में, एग्जाम में पूछा जा सकता, महत्वपूर्ण है। जो कबूतर में कंटूर पर होता है ये कबूतर के दिशा निर्देश को बताता है कि किधर उड़ना है। और बेटा दूसरा
पर है उसका नाम है डाउन पर। ये भी पाया जाता है कबूतर में। इसका काम होता है तापमान को बनाए रखता है। किसके? कबूतर को। इसका मतलब एक कितने कितने पर पाए जाएंगे? 23 उड़न पर होते हैं। कितने पर होते हैं? 23 उड़न पर पाए जाते हैं। किसमें? कबूतर में। लेकिन बेटा उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कंटूर पर, क्वेश्चन पूछा जाएगा कंटूर पर का कार्य क्या होता है, तो पक्षियों या कबूतर में दिशा निर्देश का बताना। दिशा निर्देश याद रखना, एक शब्द याद रखना, डायरेक्शन, दिशा निर्देश। और बाबू दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि उसमें तापमान कौन सा पर मेंटेन करता है, बनाए रखता है, तो उसका नाम है डाउन पर। कौन सा पर? डाउन पर मेंटेन करता है। ठीक, ध्यान देना। उसके बाद कबूतर के नर मादा दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। कबूतर के नर मादा दोनों में दूध जैसी कुछ स्रावित करने वाली जगह होती है जिसको क्रॉप बोलते हैं। क्या पूछा जाता है? क्रॉप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्षियों में क्या पाया जाता है? क्रॉप पाया जाता है। पक्षियों में क्या पाया जाता है? क्रॉप। यहाँ दूध जैसा कुछ पदार्थ क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक, उसके बाद बेटा एक चीज़ याद रखना, ये तो कबूतर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है मेढक और उभयचर। मेढक उभयचर, मेढक उभयचर, मेढक उभयचर में मेढक को क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। मेढक को उभयचर बोलते हैं। और मछली और सरीसृप वर्ग, ये बाबू तीनों असमतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान बदलता रहता है। आप बोल सकते हो मछली, मेढक, सरीसृप वर्ग, या मछली, उभयचर, सरीसृप वर्ग, इनके शरीर का तापमान बदलता रहता है। लेकिन पक्षी और स्तनधारी इनके शरीर का तापमान क्या होता है? फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। इन्हें समतापी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा समतापी किसे कहते हैं, तो समतापी में पक्षी आती है और स्तनधारी आते हैं, जिसमें हम लोग हैं। ठीक, और बेटा स्तनधारी में हम लोग भी आते हैं, खरगोश भी आता है। इसका मतलब मनुष्य भी समतापी है, खरगोश भी समतापी है और पक्षियाँ भी समतापी है। ठीक, लेकिन मेढक, मछली, सरीसृप वर्ग, मेढक, मछली, सरीसृप वर्ग, मेढक, मछली, सरीसृप वर्ग, ये असमतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान बदलता रहता है। लेकिन क्या क्या बेटा? पक्षी, स्तनधारी में खरगोश और मनुष्य, इनके शरीर का तापमान समतापी होता है, बदलता नहीं। ध्यान देना, जो मछली होती है इनके हृदय में 2 कच्छप होता है। मछली के हृदय में कितने कच्छप होगा? 2 कच्छप पाया जाएगा। मछली के हृदय में 2 कच्छप होता है। उभयचर के हृदय में 3 कच्छप होता है। सरीसृप वर्ग के हृदय में 3.5 या अपूर्ण 4 कच्छप होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरीसृप वर्ग जो होते हैं उनके हृदय में कितने कच्छप होता है, तो 3.5 या अपूर्ण 4 कच्छप होता है। लेकिन मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी, मगरमच्छ, पक्षी, स्तनधारी। और बेटा जैसे स्तनधारी कोई कहे तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए 2 नाम, एक मनुष्य और एक खरगोश। यानी आप बोल सकते हो पक्षी, मगरमच्छ, स्तनधारियों में मनुष्य और खरगोश, ये सब में, इन सब में कितने हृदय कच्छप पाए जाएंगे? 4 हृदय कच्छप पाए जाते हैं। हृदय में कितने कच्छप होंगे? 4 कच्छप। मछली, उभयचर मतलब मेढक, सरीसृप वर्ग असमतापी, पक्षी, स्तनधारी समतापी। इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर मछली के हृदय में 2 कच्छप, उभयचर के 3 कच्छप, सरीसृप वर्ग के 3.5 या अपूर्ण 4। बेटा याद रखना, सरीसृप वर्ग में अपूर्ण 4 कच्छप पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 3.5 नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेढक ये जो सरीसृप वर्ग होते हैं इनके हृदय में कितने कच्छप होता है? अपूर्ण 4। पक्षियों में 4, मगरमच्छ में 4, मनुष्य में 4, स्तनधारी में 4। उसके बाद बेटा आता है कि RH फैक्टर सर्वप्रथम किस में खोजा गया? तो बंदर में खोजा गया था। RH फैक्टर सर्वप्रथम किस में खोजा गया था? बंदर में खोजा गया था। और रक्त समूह के बारे में लैंडस्टीनर ने बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि रक्त समूह के बारे में किसने बताया था? लैंडस्टीनर ने बताया था। लेकिन रक्त प्रसंचरण तंत्र के बारे में किसने बताया था? विलियम हार्वे ने बताया था। रक्त प्रसंचरण तंत्र पूछा जाए तो विलियम हार्वे लगाओगे, और रक्त समूह पूछोगे तो लैंडस्टीनर। सर्वदाता बेटा क्या होता है? वो होता था जो सबको देता था। सर्वदाता रक्त समूह क्या होगा? वो होगा। सर्वग्राही क्या होगा? AB होता है। सर्वग्राही क्या होता है? AB होता है। और बेटा ध्यान देना, एड्स बीमारी विषाणु से होती है।
एड्स बीमारी किससे होती है? विषाणु से होती है या वायरस से होती है, इसका नाम होता है HIV वायरस। इसका क्या नाम होता है? HIV वायरस, इंपॉर्टेंट है। एड्स बीमारी किससे होगी? विषाणु से। पहला लाइन तो यही इंपॉर्टेंट है, एड्स किससे होता है? विषाणु से। दूसरा, एड्स में सर्वप्रथम T4 याद रखना, T2 T2 3 T1 नहीं, T4 लिम्फोसाइट नष्ट होती है। T4 कोशिका एड्स में सर्वप्रथम हम लोग के शरीर में कौन सी कोशिका नष्ट होगी? T4 नष्ट होती है कोशिका, ठीक। और एड्स के बारे में लक मॉन्टेजनर ने बताया था। एड्स आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा एड्स से तो विषाणु द्वारा होता है, ठीक। कौन सी कोशिका इसमें डैमेज होगी, नष्ट होगी? T4 होती है। कौन सी होगी? T4 होगी, ठीक। इसके बाद बेटा एक ग्रंथ है जिसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय, जिनको पैनक्रियाज कहते हैं। ये मिश्रित ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है? मिश्रित ग्रंथ है, अग्नाशय या पैनक्रियाज। एक और याद रखना था, मैं तुमको बताया था, हृदय के झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय के झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय की झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते थे। फेफड़े की झिल्ली को प्ल्यूरा कहते थे। फेफड़े की झिल्ली को क्या कहते हैं? प्ल्यूरा कहते हैं। और बेटा आहार नाल के आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। आहार नाल के आवरण को क्या बोलोगे? पेरिटोनियम। तो हेट्रोसिलस का इसका शेरू किस में होगा? पक्षी में। निमेटिक हड्डी या खोखली हड्डी किस में होगी? पक्षियों में होगी, ठीक है। प्रीन ग्रंथ कहाँ पाई जाएगी? पक्षियों के पूंछ पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पक्षियों के पूंछ में। तापमान कितना होगा? 43.3 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो मेढक होता है, इसका लार्वा जो होता है वो बेटा मांसाहारी नहीं शाकाहारी होता है। इंपॉर्टेंट है कि मेढक का लार्वा कैसा होता है? शाकाहारी होता है, जबकि मेढक मांसाहारी होता है। मेढक के लार्वा का क्या बोलोगे? टैडपोल बोलोगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था कि मेढक में तीनों प्रकार के श्वसन क्या क्या? त्वचा द्वारा, फेफड़ा द्वारा, क्लोम्स द्वारा, तीनों द्वारा होते। कबूतर में बेटा उड़ान पर कितने होंगे? 23 होंगे। कबूतर में उड़ान पर कितने होंगे? 23 होंगे। कंटूर दिशा निर्देश को बताएगा। डाउन पर ये शरीर के तापमान को उसके क्या करेगा? कम करेगा। पक्षियों के अध्ययन को आर्थिनोलॉजी कहते हैं। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कोलंबिया लीबिया होता है। और पक्षियों के पिता आर्थिनोलॉजी पिता कौन है? सलीम अली खान होते हैं। मेढक का लार्वा बेटा याद रखना क्या होता है? टैडपोल। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि क्रेनियल नर्व मेढक में कितने पाए जाते हैं? जिनकी संख्या होती थी कितनी? 10 जोड़ी या 10 पेयर। अब बाबू ध्यान देना, एक मछली है जिसका नाम है गैम्बूसिया। एक मछली है जिसका नाम है गैम्बूसिया। इसको मच्छर को भगाने में, क्योंकि ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है तो मच्छर पैदा ही नहीं होते बेटा, तो ये मच्छर को भगाने में या मच्छर को मारने में प्रयोग किया जाता है। किस मछली का? गैम्बूसिया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैम्बूसिया मछली का प्रयोग कब करते हैं? मच्छर को भगाने में या मच्छर को मारने में। ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले बताया कि अब पढ़ने का वो समय है कि खूब तेज़ी से कोई चीज़ पढ़ना है, खूब तेज़ी से पढ़ना है। कभी कभी बेटा मैं बहुत तेज़ी से बोलता हूँ तो एक आध शब्द गलत निकल जाता है। मैं जल्दी जल्दी अभी रिवीजन कराऊंगा बेटा। 15 तारीख से आपको रिवीजन कराऊंगा। 3 दिन में पूरी मैं बायोलॉजी खत्म कर दूंगा, पूरी रिवीजन कराऊंगा तुमको। एक एक क्वेश्चन कुछ नहीं बचेगा। अभी तो फिलहाल टॉपिक वाइज चल रहा है, लेकिन याद रखना आप लोग का पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, आप एक अध्याय नहीं पढ़ना है। जो भी आप लोग शुरू करो पूरा ख़त्म कर दो एक दिन में। पहले पूरी एग्रीकल्चर, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री। अगर आपके पास जीएस का अच्छा मैटर है, ऑनलाइन में क्वेश्चन है करंट अफेयर के तो उसे पढ़ लो बेटा। और फिजिक्स मैथ सबसे लास्ट में रखना बेटा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिजिक्स मैथ में आपका समय बर्बाद हो जाए और आपको ये सारी चीज़ें तैयार ना हो। क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एडमिशन के लिए, रैंक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बेटा आपको एग्रीकल्चर बायो तो आनी ही चाहिए। इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आती है तो इससे आपको रैंक अच्छी आ जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।